हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पूर्व शीटों में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और आप लोगों के सेंटर वगैरह भी सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने वाली हैं। तो आशा करता हूँ सभी लोग मेहनत तरीके से पढ़ रहे होंगे। जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है प्रॉपर आप लोग क्लास लेते रहिए। जिसमें जो भी समस्या आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका समाधान पूछ लीजिए। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। आपको पता होगा कि जिस पे हमको 9 बजे हमारी जो न्यूमेरिकल सेशन का, ये तो आपको पता ही है 9 बजे हमारा न्यूमेरिकल सेशन चलता ही चलता है। तो अभी आपको पता है कि हमारी सारे सब्जेक्ट्स उधर जो चीज़ें हैं उसका मैंने न्यूमेरिकल्स लगभग करा ही दिया है। तो यहाँ से आज ये हमारी जो पहली क्लास है, ये हमारी है फिजिक्स की पहली क्लास, जिसमें हम आपको कराएंगे फिजिक्स। क्या कराएंगे? फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं एक तरफ से जैसे जिसमें हम एग्जाम्पल्स के पूरे न्यूमेरिकल्स करा देंगे। एग्जाम्पल्स जितने हैं न्यूमेरिकल्स करा देंगे। एग्जाम्पल्स के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल होंगे और उसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये भी करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे प्रश्नावली के अंकित प्रश्न हैं हम इनको करा देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से हम ये चीज़ें करा देंगे। उसके बाद बचा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा टेलीग्राम पे डेली सुबह चल ही रहा है। टेलीग्राम पे सुबह हमारा चल ही रहा है, जिस पे आता है, जिस पे हमारा टेलीग्राम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करने के लिए आते हैं। आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ से हम इस प्रकार करा देंगे तो आप लोगों का जो भी सारी चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी। और थियरी क्लास जो सुबह 7 बजे चल रही हो तो आपको पता है कि लेना ही लेना है सुबह 7 बजे। और जिसको जो भी क्लास नहीं मिल पाती आप हमारे चैनल में जाएंगे, चैनल में प्लेलिस्ट खोलेंगे। क्या खोलेंगे? प्लेलिस्ट खोलेंगे। प्लेलिस्ट में खोलेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्लासें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे और अगर हमारे उस पर जाना है तो आप सर्च करिए फिजिक्स बाय चंद्रेश सर प्लेलिस्ट। इस प्रकार करेंगे तो सर्च होकर हमारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। तो चलिए ठीक है सभी लोग, अब यहाँ से हमारा समझने की कोशिश करेंगे। क्लास हमारी जो चलेगी आज हमारी चलेगी पहले चैप्टर की, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल प्लस न्यूमेरिकल कराएंगे और यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज है हमारा है भैया क्या? फिजिक्स है हमारा जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है फिजिक्स। हमारा जो चैप्टर है पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आशा करता हूँ इतना सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये चैप्टर आपको पता होगा। तो चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में हमारे कितने फार्मूले हैं। सबसे पहले हमारा जो तरीका होता है पढ़ाने का, मैं पहले फार्मूले लिखता हूँ और फार्मूले में किस चीज़ को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या कहा बच्चों? मैंने कहा कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो इस परावर्तन तथा अपवर्तन को लेके जो भी टॉपिक से हमारे जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस चैप्टर के फार्मूले लिखेंगे। इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले दिए गए हैं और इस चैप्टर में जो फार्मूले दिए गए हैं उसमें जो फार्मूला होता है उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, किसको क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं बच्चों। तो हमारा होता है 1/, सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है F = R/2। F = R/2 होता है। दूसरा हमारा फार्मूला होता है 1/F = 1/V + 1/U। ये हमारा पहला फार्मूला होता है। ये हमारा दूसरा फार्मूला होता है। तीसरा फार्मूला हमारा होता है, ये देखिए, ये होता है दर्पण के लिए। आपको पता होगा कि ये दर्पण के लिए होता है। और यहाँ पे 1/F = 1/V - 1/U, ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है लेंस के लिए। ये हमारे 3 फार्मूले होते हैं। और अगला हमारा जो होता है P = 1/F, ये हमारा चौथा फार्मूला होता है। पांचवा हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है ANG = होता है 1/GNA, ऐसा कुछ होता है। और छठवां जो हमारा फार्मूला होता है ANG = क्या होता है? ANG होता है वायु में प्रकाश की चाल। क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा? ग्लास, मतलब कांच में प्रकाश की चाल। क्या हो जाएगा? कांच में प्रकाश की चाल। इस प्रकार हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारे फार्मूले हैं इस चैप्टर में रिलेटेड। और इस पे देखिए हम इन बेसिस पे कैसे क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सभी लोग एक काम करेंगे, सभी लोग कमेंट्स करेंगे इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं। सभी लोग कमेंट्स करिए, मैं देखना चाहूँगा कि सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं।
तो आप देखिए इतना तो आपको पता होगा कि ये हमारे फार्मूले हैं। अब यहाँ देखिए वायु में प्रकाश की चाल मतलब कि c हो जाएगा, और यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा v। तो ANG बराबर आप लिख सकते हैं c/v, ऐसे कर लीजिएगा तो सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब हमने कहा f क्या होता है, f होता है आपकी f इक्वल टू होता है फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस नहीं होता, फोकस दूरी होता है। r इक्वल टू क्या होता है, r होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। क्या होता है बच्चों, वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, फोकस दूरी होता है। अब वी का मतलब क्या होता है यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वी का मतलब क्या होता है, तो वी का मतलब होता है हमको वी हो गया, यू हो गया। यू बराबर क्या होता है, वस्तु का, वस्तु से रिलेटेड है, वस्तु का मतलब ये वी हो गया। यहाँ पे हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, मतलब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब दर्पण से। ये जो हमारा दर्पण होता है ना, इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, मान के चलिए प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो ये जो दूरी होती है ये होती है v। और जो हमारा ये वस्तु रखा होता है, ये जो दूरी होती है ये होती है u। आशा करता हूँ सभी को क्लियर होता है। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। आशा करता हूँ प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी तो सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को क्लियर होगा बच्चों, सभी लोग क्लियर होंगे। एफ बराबर क्या होता है आपको पता है, एफ बराबर क्या होता है, फोकस। एफ इक्वल टू होता है फोकस दूरी। सभी लोग क्लियर है, नहीं क्लियर है बच्चों, सभी लोग बता दीजिए। एफ इक्वल टू फोकस दूरी होता है कि नहीं होता है। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे पी इक्वल टू क्या होता है, पी बराबर होता है, पी बराबर क्या होता है और एफ बराबर क्या होता है बताइए। यहाँ पे क्षमता होती है, पावर, क्षमता होती है किसकी, और यहाँ पे क्या होता है, एफ इक्वल टू फोकस दूरी। पी बराबर 1/f, यहाँ पे आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ANG। ए इक्वल टू होता है एयर। क्या होता है भैया, एयर। एयर मीन्स क्या होता है, हवा। एयर मीन्स हवा होता है। एन बराबर क्या होता है, और जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है ग्लास। क्या होता है, ग्लास, ग्लास। और जी एन मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक। आप याद रखेंगे बच्चों, आप लोग याद रखेंगे सारी चीज़ें। अपवर्तनांक होता है, इतना क्लियर होगा। तो अपवर्तनांक मतलब कि ये मतलब वायु मतलब हवा, हवा के सापेक्ष जी मतलब ग्लास का अपवर्तनांक। आप मेरी थियोरी क्लास लिए होंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर पता होंगी। ये मतलब हवा में के साथ हमारे कांच का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा एयर मतलब हवा बटे कांच का अपवर्तनांक। आशा करता हूँ सभी लोगों को बच्चों क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एन इक्वल टू अपवर्तनांक, जी इक्वल टू ग्लास। आशा करता हूँ सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बढ़ते हैं ऐसे। एन जी इक्वल टू वाई में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, एन जी इक्वल टू सी वाई भी बच्चों एकदम क्लियर होगा। अब C बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए वायु में प्रकाश की चाल C होता है, V होता है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल तरीके से क्लियर होगी। इसमें देखिए अब इसमें हमको जो हमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादा नहीं, डेली हम एक फार्मूले पे, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है बच्चों, हम एक फार्मूले पे 3 क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा एक फार्मूले पे मैं 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊँगा, एक मैं करवाऊँगा, 3 आप करेंगे। मैं एक करवाऊँगा, 3 आप करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। अब हमारा जो फार्मूला होगा, सबसे पहले एफ इक्वल टू r/2 पे हम बात करेंगे। बच्चों हमने कहा ना एफ इक्वल टू r/2 पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है, तो इतना हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से हम जैसे ही देखेंगे, हमारा उदाहरण में क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमने कहा उदाहरण करवा रहे हैं, मैं पहले सबसे पहले उदाहरण करवाएंगे। तो कह रहा किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, सब क्वेश्चन हम लिख लिख के कराएंगे। किसी ऑटोमोबाइल में, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की, उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की, क्या लिखे हैं, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या,
हम करते चलेंगे। हमने कहा पूरा न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, पूरा न्यूमेरिकल्स जैसे जैसे बुक में दिया है वैसे कराएंगे। निश्चित रूप से उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण में यदि एक बस इस दर्पण इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, 5.00 मीटर दूरी पर स्थित है, 5.00 मीटर दूरी पर स्थित है। अब आगे कह रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। आशा करता हूँ प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि कब का पूछा गया है। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल, एनसीईआरटी लिख लेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल कब का है। यूपी 2020 जेएन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग सब लोग लिखते चलेंगे प्रॉपर, और यहाँ से देखेंगे इसको सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है, कितने सरलतम तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा पूरा टारगेट ये है कि आप परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, मैं सारी चीज़ें छोटी छोटी क्लियर को करता चलूँगा। तो देखिए ऐसे मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। इस तरीके से सॉल्व लिखेंगे। जिसको हल लिखना है वो हल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हल लिखेंगे। जिसको सॉल्व लिखना है वो सॉल्व लिखेंगे। वेरी गुड। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले हमको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। ऐसे करेंगे। क्या क्या दिया है लिखेंगे। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। यहाँ पे लिखेंगे दर्पण बराबर क्या दिया है, दर्पण कौन सा है बच्चों, लिखेंगे उत्तल दर्पण। क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण। क्लियर है ना। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कह रहा वक्रता त्रिज्या, आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या लिखेंगे। अभी जैसे ही हमने आप वक्रता त्रिज्या बताया है कि आज जैसे ही वक्रता त्रिज्या आ जाए आप जान जाइए आर का मान दिया है। अभी आपको पता होगा आर का मान, अभी पीछे हमने बताया ना वक्रता त्रिज्या मतलब आर इक्वल टू कितना दे रहा है 3.00 मतलब 3.00 मीटर। क्या दे रहा है? मीटर। मात्रक भी लिखेंगे। तथा यदि एक बस इस दर्पण में 5 मीटर दूरी पर स्थित हो, ये बस है ना, बस वस्तु है, वस्तु कितनी है दूरी पर 5 मीटर, वस्तु की दूरी मतलब क्या हो जाएगी, दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर है। तो पर यदि एक बस इस दर्पण में, क्या कह रहा है, दर्पण में, ठीक है, दर्पण में, तो दर्पण में कितनी दूरी पर है, तो ये हो जाएगा मतलब वस्तु कितनी दूरी पर है 5 मीटर, तो वस्तु की दूरी बराबर मतलब वस्तु मतलब क्या है, वस्तु कोष्टक में लिख दीजिएगा बस की दूरी। बस की दूरी कितनी दूरी पर है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 5.00। इतना क्लियर है सभी लोगों को, दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग ज्ञात करेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है कि वो कौन सी प्रकृति क्या होगा, मतलब उल्टा होगा, सीधा होगा, कैसी स्थिति होगी उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। साइज की बात कर रहा है। क्या कह रहा है बच्चों? साइज मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है, लंबाई की बात कर रहा है। ध्यान से साइज कैसे निकालेंगे, एकदम हम बच्चों सरल तरीके से देखते हुए चलेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो दर्पण हो गया उत्तल दर्पण, वक्रता त्रिज्या हो गया आर, वस्तु बस की दूरी 5, प्रतिबिंब की स्थिति ये, प्रकृति ये हो गया, साइज हमको ज्ञात करना है। बच्चों देखिए यहाँ से हम किस तरीके से करते हुए चलेंगे। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है बच्चों, 3 मीटर है। हमने सारी चीज़ें लिख ली। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वस्तु की दूरी u होती है, मतलब u का मान। अब इसको एक बार हिंदी में आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देखिए कैसे लिखेंगे, अभी तो हिंदी में लिखे ना। तो आपको देख रहे हैं r का मान दिया है 3.00, u का मान दिया है आपको 5.00,
ठीक है। अब आप याद रखिएगा उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, u का मान माइनस हो जाएगा, u का मान माइनस हो जाएगा, तो u बराबर माइनस होता है। अब प्रतिबिंब, अब हमको क्या पूछ रहा है, ये हमारी ये हो गई। तो अब आपको पता है कि r दे दिया, u दे दिया। अब यहाँ पे आपको f दिया है, f नहीं दिया है, तो हमको पता है f इक्वल टू बच्चों निकालेंगे f इक्वल टू जब r देगा। बच्चों याद रखिए, मैंने कहा ना जब r देगा तो जान लीजिए कि यहाँ से आप f का मान निकाल पाएंगे। तो f का मान निकालेंगे तो f इक्वल टू r/2 बच्चों। तो r का मान देखिए कितना दिया है आपको, r का मान दिया है 3। आप कहेंगे 3/2, 3/2 मतलब क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा 3/2 मतलब कि 1.5 मीटर। बच्चों यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि f का मान दे रहा है 1.5 मीटर। आप कहेंगे बच्चों f का मान 1.5 कैसे, क्योंकि 2 दिया है नीचे, तो 2 भागे क्या हो जाएगा, ये 3, 2 भागे 3 करेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 3 में से 2 का 1 बचा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो 2 पंजे 10, 1.5 आ गया कि नहीं। यही भाग जो नीचे होता है वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है यहाँ बाहर, और जो ऊपर होता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो भाग देंगे तो हमेशा उत्तर यही आएगा। आर का मान आपको पता है बेटा 3.00। 3.00 का मतलब होता है कि दशमलव के बाद अगर कभी भी जीरो लगा है तब इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अगर यहाँ पे 1 लगा है तब इस जीरो का मतलब हो जाएगा। यहाँ पे 3 दशमलव के बाद अगर चाहे तो आप 100 जीरो लगा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता बच्चों। यहाँ पे याद रखेंगे। तो एफ का मान क्या होता है बच्चों, 1.5 मीटर आपको पता होगा। एफ का मान यहाँ पे आपको पता चल गया, एफ इक्वल टू क्या होता है। अब यहाँ से देखें, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कहेंगे सर इस फार्मूले को क्यों लगाएंगे, ये बताइए। हम कहेंगे बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति तभी ज्ञात हो पाएगी जब हमको, देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा है, साइज ही पूछा है। साइज बच्चों हमको प्रतिबिंब की साइज तभी निकाल पाएंगे क्योंकि साइज को फार्मूला होता है -v/u होता है। प्रतिबिंब की साइज का जो फार्मूला ज्ञात करने का होता है -v/u होता है बच्चों। और यहाँ से यह होता है h इक्वल टू ऐसे h-h ये होता है फार्मूला। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जब हमको प्रतिबिंब की साइज़ ज्ञात करनी होगी तो हमको v और u निकालना होगा। हम कहेंगे बच्चों v और u तभी निकल पाएगा जब आपको f पता होगा। कहेंगे सर f का मान तो यहाँ हमको पता हो गया, तो बिल्कुल बच्चों यहाँ से 1.5 1/1.5 इक्वल टू 1/, बच्चों v का मान कितना दिया है, देखिए v का मान नहीं दिया है, v लिखेंगे। और u का मान देखिए दिया है 1 माइनस क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, और उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u बराबर माइनस होती है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u बराबर माइनस होता है, यहाँ पे याद रखेंगे। तो u बराबर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ रखेंगे -1/u। बच्चों आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। u का मान कितना दे रहा है, u का मान 5 दे रहा है, कहाँ -5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। हमने कहा दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। मैंने क्या कहा, किस दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अब सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ये का कभी दशमलव है तो 10 का गुणा, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव है तो 10 का गुणा, ऊपर हो जाएगा 10 नीचे हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/5। क्लियर है सभी लोग। इस साइड आएंगे तो हो जाएगा 10/15 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v। बच्चों क्लियर होगा। अब देखिए ऐसे कंडीशन क्या कर, इसका इसमें गुणा करेंगे, नीचे वाले का नीचे में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15×5 = 75, और इसका इसमें करेंगे तो 5×10 50 हो जाएगा, प्लस करेंगे बीच में प्लस है तो 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 5। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, सॉल्व करने का तरीका तो 15 में 5 का गुणा करेंगे 75 हो जाएगा, इस 5 का गुणा इसमें, इस 15 का गुणा इसमें। पहले नीचे नीचे वाले का गुणा कर लीजिए, फिर इन दोनों का तिरिया गुणा कर दीजिए, उत्तर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v। तो यहाँ देखिए 50 10 60 5 65, इधर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 65/75 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/v। जैसे उल्टा करेंगे तो हो जाएगा, उल्टा क्यों करेंगे क्योंकि v का मान हमको चाहिए, तो 1/v का मान है। उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा ऊपर ये भी हो जाएगा, इस साइड वाला 75/65 इक्वल टू v। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15×75 5 13 में 65, तो 13/15 मतलब कि 13/15 करेंगे, 13/15 करेंगे तो 13 1 का 13 होता है, बचेगा 2, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, 13 1 का 13, 13 हो जाएगा, 13 और 7 20 होता है। अब यहाँ से हो जाएगा 13×6 78, 1.16 लगभग 1.15 v इक्वल टू 1.15 मीटर हो जाएगा। बच्चों ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ से आपको देखिए v का मान हो गया 1.15 मीटर। आशा करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल इस समय क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखिए जैसे अब इतनी हमारी 1.v हो गई। अब हमको देखिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको सॉल्व करना। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है कैसे, ये सारी चीज़ें जो थी अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमको देखिए, अब हमारा जो प्रतिबिंब का सूत्र होता है साइज याद करने का -v/u इक्वल टू होता है h/h -v
माइनस वी बाई यू इक्वल टू एच डैश अपान एच। माइनस वी बाई यू इक्वल टू एच डैश अपान एच होता है बच्चों, ये होता है प्रतिबिंब की साइज, एच डैश होता है प्रतिबिंब की साइज। क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब की लंबाई। एच डैश होता है वस्तु की लंबाई। क्या होता है बच्चों? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई है बच्चों, ये वस्तु की दूरी नहीं है, लंबाई पूछ रहा है। जो हमारा वस्तु होगा इसकी लंबाई की जो ये बात होती है, ये लंबाई यही होता है एच डैश अपान एच। तो ये लंबाई की बात करेंगे तभी तो हमको साइज निकलेगा, ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों। पता है माइनस भी का मान कितना है? माइनस भी का मान जो है, माइनस भी आपको पता है, देखिए माइनस भी क्या है? माइनस भी बच्चों आप लोग देखेंगे तो आपको दिया है 1.15 आया है। किस में आया? प्लस में आया है। और पीछे ये माइनस पहले से ही है, माइनस भी इसका मान माइनस, इसका भी माइनस, -5 है, 5 है। तो आप देखेंगे ये माइनस कट जाएगा तो बचेगा 1.15। यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव है ना, 2 अंक पे दशमलव है तो 100 का गुणा, और 1 अंक पे रहता है तो 10 का गुणा। तो ऊपर 100 का गुणा तो नीचे भी 100 का गुणा। इधर देखिए बच्चों हो जाएगा तो 115 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा भैया 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 नीचे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 23/100 इक्वल टू एच डैश अपान एच। अब यहाँ पे कितना हो गया? ये देखिए इसका मान आ गया 0.23 इक्वल टू एच डैश अपान एच। इतना क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पे हमको देखिए हमसे किसकी साइज पूछा है? साइज ज्ञात कीजिए। किसकी? प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की साइज पूछा है, मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब एच का मान पूछा है, एच डैश का मान पूछा है, एच डैश का मान इसका मान पूछा है। तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 0.23 गुणे एच बराबर एच डैश। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एच डैश जो होगा उसका प्रतिबिंब जो होगा इससे 0.23 गुना होगा। एच से मतलब वस्तु के 0.23 गुणा होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा 0.23 गुणा। यहाँ पे आपको साइज पता चल गई बच्चों। आशा करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगा। अब आपको पता है बच्चों, देखिए जब ये हमारा जो होता है दर्पण होता है, ये दर्पण होता है, दर्पण की इधर जो दूरी मापी जाती है माइनस होती है, और इधर जो मापी जाती है इधर प्लस होती है। इधर जो मापी जाती है ये प्लस होती है, और इधर जो मापी जाती है इधर, सॉरी इधर जो मापी जाती है माइनस, इधर जो मापी जाती है प्लस होती है। आशा करता हूँ सभी को क्लियर होगा एकदम बिल्कुल। सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से आपको देखिए जब हमारा उत्तर प्लस में आ रहा है, ये क्या है? ये प्रतिबिंब की स्थिति है ना, प्रतिबिंब की स्थिति है तो ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी ये प्लस में आ रही है तो मतलब पीछे होगा। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है दर्पण पीछे होगा। कहाँ पे होगा? दर्पण पीछे होगा, क्योंकि प्लस में आ रहा है। जब प्लस में आएगा दर्पण पीछे बनेगा। तो जब प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो आपको सीधी सी बात पता है, उत्तल दर्पण है तो पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और जब पीछे आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आपको पता होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। अब यहाँ से आपको पता रहा होगा इतना 0.23 गुना बनेगा। आशा करता हूँ बच्चों सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और यहाँ से देखिए अब हम इस तरीके के क्वेश्चन में, अब यहाँ से हम देखेंगे ऐसे ही हमको आप लोग और भी क्वेश्चंस बताएंगे, आप लोग हमको और भी क्वेश्चन ऐसे, मैं एक टाइप के 3 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और 3 से 4 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आशा करता हूँ बिल्कुल सभी लोगों को क्लियर होगा और सभी लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और नहीं समझ में आया तो फिर से समझने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन में। मैं यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं बदलूंगा, जो भी क्वेश्चन होंगे उस टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चन करवाता चला जाऊँगा और सभी लोगों को पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम मान बदल देते हैं। यहाँ पे हम मान बदलेंगे, जैसे यहाँ पे 3.4 था तो यहाँ पे हम कर देते हैं 8.00 मीटर है। यहाँ पे हम कर देते हैं 16.00। यहाँ पे होगा 8 वक्रता त्रिज्या 8.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 16 मीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करें। बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर होगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। सभी लोग रोक के वीडियो को पॉज कर लीजिए, सभी लोग वीडियो को पॉज करके फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके उत्तर देखिए, तब उसके बाद हमको आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब बच्चों देखिए एकदम विधिवत तरीके से समझेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको डरना नहीं है। हमको एक एक क्वेश्चन आएगा और हम पेपर में अच्छे तरीके से करके आएंगे। डरना बिल्कुल नहीं है। जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर से देखेंगे। मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा। और अगर आपकी थियरी क्लास क्लियर नहीं है तो सुबह 7 बजे वाली क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सारी क्लास को
कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है, सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, सर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका समाधान किया जाएगा। बिल्कुल सभी लोग क्लियर होंगे। चलिए अब यहाँ पे हमने कहा सबसे पहले मैंने बताया बच्चों लिखेंगे दिया है से पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन या सॉल्व या हल। तो दिया है, क्या दिया है बच्चों, एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण। दर्पण का मान बच्चों दिया है उत्तल दर्पण। क्या लिखेंगे बच्चों, दर्पण दिया है उत्तल दर्पण। बिल्कुल क्लियर होगा सभी लोगों को। की वक्रता त्रिज्या 8 पॉइंट, हम कहेंगे बच्चों वक्रता त्रिज्या मतलब आर होता है 8.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण में 16 मीटर की बच्चों बस वस्तु है, दर्पण से 16 मीटर, वस्तु की दूरी बच्चों क्या होता है, यू होता है। यू होता है तो कितनी दूरी पर, 16 मीटर की दूरी पर है। परंतु ये उत्तल दर्पण में है, उत्तल दर्पण में वस्तु से 16 मीटर दूरी मतलब माइनस में है बच्चों, माइनस होता है यू का मान। अब यहाँ से देखिए तो प्रतिबिंब की स्थिति हमको सेम वही चीज़ें पूछ रहा है बच्चों। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए कि मतलब वस्तु कैसा होगा, आभासी होगा, ये सब पूछा जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति। अब यहाँ से बच्चों प्रकृति ऐसी ज्ञात बताना है, प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी। साइज़ ज्ञात करना है बच्चों, साइज़ बताएंगे कि अब कितना गुना होगा, कितना लंबा, कितना छोटा होगा। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। अब बच्चों हमने कहा था जब जब आपको आर देगा तो आपको एफ निकालना होगा। एफ इक्वल टू R/2 होता है बच्चों। एफ इक्वल टू क्या किया हमने, आर का मान हमने रखा 8, तो बच्चों 2 हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 चौका 8 होता है बच्चों। एफ इक्वल टू का मान हो गया 4, सभी लोगों को क्लियर होगा 4 मीटर होगा। यहाँ तक सभी लोगों को अगर आ गया होगा तो सभी लोग स्तंभ क्लियर करेंगे और आगे देखेंगे बच्चों कैसे करते हैं। सभी लोगों को यदि ये चीज़ें आ गई होंगी तो यहाँ से हम अगला क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। एफ का मान बच्चों 4 आ गया। जैसे ही एफ का मान का 4 आया तो अब आपको फार्मूला पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप कहेंगे सर ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे ही बताया हुआ आप देखे होंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। 1/f, एफ का मान कितना दिया है 1/f इक्वल टू 4। 1/v का मान दिया है कितना बच्चों, v का मान निकालना है। u का मान देखिए माइनस होता है, -16 हो जाएगा, -1/16 हो जाएगा। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा बच्चों 1/4। हमको पता है जैसे ही इसको लिखेंगे ये माइनस है, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा 1/16 इक्वल टू 1/v। बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अब क्या करना होता है, मैंने कहा बच्चों सबसे पहले नीचे गुणा करेंगे, नीचे का नीचे में, तो 16 चौका 64 हो जाएगा बच्चों, 64 के लिए इस 16 का फिर इधर गुणा करिए, इस 4 का गुणा इधर करिए, तो 16 1 का 16 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, 4 1 का 4 हो जाएगा, इक्वल टू बच्चों 1/v हो जाएगा। सभी लोग देखिए एक चीज़ गलतियाँ करते हैं, यही 1/v का मान निकाल के रह जाते हैं बच्चों। नहीं, हमको v का मान चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखिए 16 4 होता है 20, 20/64 इक्वल टू 1/v। इतना क्लियर होगा बच्चों। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 64/20 इक्वल टू v। अब इसको काटेंगे 2 से तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दहम 20, तो क्या हो जाएगा v का मान हो जाएगा 3.2। भाग देखिए आप लोग देख लेंगे, v बराबर यहाँ पे देखिए 10/32 करेंगे ना, 10/32 जो नीचे होता है वो पहले लिखेंगे, जो ऊपर होता है 10 3 30 हो गया, 2 इधर बचा, 10 बढ़ाएंगे तो 10 दूनी 20, 3.2 आ गया, 3.2 मीटर। आपका आशा करता हूँ क्लियर होगा। तो बच्चों v का मान 3.2 मीटर आया ना, जब 3.2 आ गया तो आपको देखिए अब हमारा प्रतिबिंब की साइज में पहुँचेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई वगैरह ज्ञात करने का जो अभी हमने फार्मूला बताया होता है h/h इक्वल टू होता है -v/u। v/u होता है, u को ऐसे लिखा करिए। h' का मान कितना है हमको ज्ञात करना है, h'/h माइनस v का मान कितना है, -v माइनस है, यहाँ पे देखिए v का मान आया 3.2 तो -3.2 बटे ये पहले से माइनस होता है u का मान, u का मान माइनस पहले से माइनस होता है आपको पता है, तो यहाँ पे -16 रखेंगे बच्चों, -16। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। तो ये देखिए बच्चों माइनस और माइनस कट जाएगा तो h'/h इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 32। एक अंक पे दशमलव है तो 10 का गुणा ऊपर और 10 का नीचे, तो हो जाएगा 32/160। आप कहेंगे सर 2 से काटेंगे तो 2 16 32 होता है, 16 दूना 32 और 2 यहाँ पर 2 8 16 80 हो जाएगा, ठीक है, तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 1 का 16, 16 25 80, तो h'/h क्या हो जाएगा 1/5। तो h का मान क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 5h, 5h'। तो h' प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है तो 1/5, 1/5 का मान क्या होता है 1/5 हो जाएगा 0.2, 0.2 गुना, तो मतलब क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी 0.2 इंटू h होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2h होगा, मतलब h' का मान
इससे वस्तु से 0.2 गुना है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको देखिए यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, मैंने कहा जैसे ही प्लस आएगा आप कह देंगे बच्चों कि ये क्या है, प्लस आ गया तो वो दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा बच्चों। पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, और जब आभासी बनता है तो आभासी हमेशा सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, तो पीछा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और इधर इसका मान इतना गुना बनेगा, प्रतिबिंब से इतना गुना, प्रतिबिंब इतना गुना बनेगा। आशा करता हूँ बच्चों सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहीं से हम अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। अब यहीं से हम अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, और इसको देखिए आप लोग सॉल्व करके उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जवाब आप लोग सभी लोग सॉल्व करके उसको कमेंट बॉक्स में देंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोग करेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आपको हम दे रहे हैं ना, वक्रता त्रिज्या लिख लीजिए 20 क्या है 20 सेंटीमीटर 20 मीटर, और यहाँ पे कर लीजिए 18 मीटर और स्थित है। इस स्थिति ज्ञात करिए। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सभी लोग इसका जवाब देंगे, और देखते हैं किस प्रकार से आप लोग इसको विधिवत तरीके से कर पाते हैं। और इसको विधिवत तरीके से करने के बाद सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर आता है, और आपको ये क्लास आज की कैसी लगी सभी लोग बताएंगे। चलिए, तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, क्योंकि हमको आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। क्योंकि हमारे पढ़ाने का मतलब तभी निकल पाएगा जब आप लोग सॉल्व करके हमको उत्तर बता देंगे। ठीक है, तो आपको देखिए एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप लोग मेहनत करिए। मेहनत नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। मेहनत करिए, नहीं समझ में आ रही है उसको बार बार अभ्यास करिए। और जिन्होंने थियरी क्लास नहीं करी है, थियरी क्लास प्लेलिस्ट में जाके कर लें। प्लेलिस्ट में क्लास करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले आप थियरी क्लास पे फोकस करिए। फिर थियरी क्लास पे फोकस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहेंगे थियरी क्लास क्या होती है, थियरी क्लास का मतलब ये होता है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि फिजिक्स बाय चंद्रेश सर चल रहा है, जिसमें आपको एक लोगो ऊपर लिखता हुआ दिखेगा कि क्लास 10th फिजिक्स बाय चंद्रेश सर। तो ये जो यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स लिखा होगा उसमें जाएंगे तो आपको एक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक अभी सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर क्लासेस चल भी रही हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी चैप्टर्स कराए गए हैं उन चैप्टर्स को एकदम विधिवत तरीके से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको आगे तरीके से पढ़ते रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका समाधान पा सकते हैं। तो आशा करते हैं सभी लोग एकदम विधिवत तरीके से इसको क्वेश्चन को करके हमें जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।